मेरा नाम निशा है और मेरे पति का नाम अमन है। मेरे पति की एक बहन भी है जिसका नाम कीर्ति है। जब से मेरी शादी हुई, मैं कीर्ति को तब से ही अपने घर में देख रही थी। जब अमन का मेरे लिए रिश्ता आया, तभी यह मालूम हुआ कि कीर्ति शादीशुदा है, अपने घर परिवार वाली है। मेरी शादी के बाद अमन ने मुझे बताया कि कीर्ति बोल नहीं सकती है। वह इशारों से और लिखकर ही अपनी बात एक दूसरे को समझाती हैं। मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे। इतने समय बाद भी कीर्ति ना तो खुद अपने घर गई और ना ही कोई उसे लेने आया। कीर्ति और अमन दो ही भाई बहन थे। कीर्ति अपनी भाई की लाडली बहन थी। कीर्ति की माँ की मृत्यु दोनों भाई बहन के बचपन में ही हो गई थी। जब ये दोनों कुछ बड़े हुए तो उनके पिताजी भी हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे और दोनों को दुनिया में अकेला छोड़ गए। अमन ने अपनी बहन कीर्ति को अपनी हथेली का छल्ला बनाकर रखा हुआ था। कीर्ति छोटी थी, इसीलिए अमन ने पहले कीर्ति की शादी की, उसके बाद अपना घर बसाया। अमन का कहना था कि पता नहीं मेरी पत्नी किस नेचर की होगी, मेरी बहन को अच्छा जानेगी या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी पत्नी की बातें सुने, इसीलिए अमन ने पहले कीर्ति की शादी करना ही बेहतर समझा। अमन अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि वह अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था। अमन के सिवा कीर्ति का इस दुनिया में था ही कौन। दोनों भाई बहन एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा थे। अमन ने कभी कीर्ति को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यही वजह थी कि कीर्ति भी अपने भाई पर जान निछावर कर देती थी। मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कीर्ति मुझे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वह घर के सारे काम खुद करती, मुझे पानी का गिलास तक खुद लाकर देती थी। मैंने कीर्ति से कई बार कहा, कीर्ति मुझे काम करने दिया करो, अब मैं मेहमान थोड़ी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यूं ही बैठी रहूं और तुम घर के सारे काम करती रहो। तुम्हारे जाने के बाद भी यह घर मुझे ही संभालना है। मेरी इस बात पर कीर्ति घबरा जाती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। जब भी मैं कीर्ति के वापस आने की बात करती, वह क्यों इतना डर जाती थी। फिर मैंने नोट किया कि मेरा ऐसा कहने पर वह और ज़्यादा बेचैन हो जाती थी। इसीलिए मैंने यह कहना छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे दुख नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा कि इस बारे में अमन से ज़रूर बात करूंगी। रात को 12 बजे तक मैं अमन का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आए। अमन का यह रोज का काम था। वह अपने स्टोर से देर से लौटते थे। अमन का अपना जनरल स्टोर था जिसे उसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। मैं इंतजार करने के बाद सोने के लिए लेटी ही थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई तो देखा कि अमन अपनी बहन के कमरे से निकल रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और वह अपनी बहन के कमरे में बैठे थे। अमन मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरी तरफ बढ़े। मैं दूसरी ओर मुंह फेरते हुए बोली, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और मुझे यह तक मालूम नहीं कि मेरे पति घर में ही मौजूद है। अमन बोले, मैं कीर्ति के पास चला गया था, सोचा कुछ देर बैठकर बातें ही कर लूं। तो मैंने कहा, आप कीर्ति से क्या बातें करेंगे, वह तो बोल नहीं सकती। मेरी यह बात अमन को बहुत बुरी लगी। वह गुस्से में मुझ पर चिल्ला पड़े। उस रात मैं अमन से कीर्ति के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि अमन को अपनी बहन के बारे में ऐसा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस रात अमन ने मुझसे कोई बात नहीं की और करवट लेकर सो गए। मैं सोचने लगी, बोल नहीं सकती है तो वही तो कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी। मैं भी चुपचाप दूसरी करवट लेकर सो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अमन का मूड और ज़्यादा खराब हो। अगले दिन मैं जल्दी उठी ताकि अमन के लिए नाश्ता और कपड़े तैयार कर सकूं। फ्रेश होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, कीर्ति नाश्ता लेकर कमरे में आई और इशारों में बोली कि भाभी, आप और भाई नाश्ता कर लीजिए, मैं अभी भाई के कपड़े प्रेस करके लाता हूँ। मैं हैरानी से कभी कीर्ति को कभी नाश्ते को देख रही थी। मैंने तो सोचा था कि आज खुद अपने हाथों से अमन के लिए नाश्ता बनाऊंगी,
लेकिन कीर्ति तो जैसे पूरे घर पर ही अधिकार जमाए बैठी थी। मैं चुपचाप नाश्ते की ट्रे लेकर टेबल पर रखाई और अमन को जगा दिया। अमन के फ्रेश होकर आने के बाद हमने नाश्ता शुरू किया। अमन ने भी अभी पहला निवाला ही खाया था कि बोले, कीर्ति के हाथ में तो जादू है। मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। अमन बोले, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। मैंने तुरंत सिर झटकते हुए कहा, मैं क्या सोच रही हूँ? वह बोले, यही कि मुझे कैसे पता चला कि नाश्ता किसने बनाया। मैंने कहा, हाँ। तो अमन बोले, क्योंकि ऐसा नाश्ता सिर्फ कीर्ति ही बना सकती है, उसके हाथ का स्वाद अलग ही होता है। मैंने कहा, ठीक है ठीक है, ज़्यादा तारीफ मत करो, ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। अमन मुस्कुराते हुए बोले, मैं शुरू से ही कीर्ति के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ, इसीलिए पहचानता हूँ। और खाने में स्वाद के साथ साथ उसका प्यार भी होता है। थोड़ी देर बाद कीर्ति अमन के कपड़े लेकर आई। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिसे उसने अमन की तरफ बढ़ाया और इशारों में कुछ बताया। अमन समझ गए। उन्होंने कागज को फोल्ड करके जेब में रख लिया और बोले, ठीक है कीर्ति, मैं शाम को आते हुए यह राशन ले आऊँगा। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि घर की मालकिन मैं हूँ या कीर्ति। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब घर के सारे काम मैं खुद करूँगी और रात का खाना भी अपने हाथ से बनाऊँगी, ताकि अमन को पता चले कि मेरे हाथ का खाना भी स्वादिष्ट है। कीर्ति ने घर के सारे काम निपटाए और मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना पूरा भी नहीं बना था कि अमन आ गए। बैठते ही कीर्ति ने उन्हें पानी दिया। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? आज आप इतनी जल्दी आ गए? अमन बोले, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाएंगे। मैंने कहा, लेकिन अमन, मैंने आज खुद आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। अमन बोले, कीर्ति है ना घर पर, वह खा लेगी। वैसे भी हमारी शादी को काफ़ी दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। मेरे दिमाग में यह बात कभी आई ही नहीं थी। अमन बोले, कीर्ति ने ही कहा है कि तुम्हें बाहर लेकर जाए। मैं गुस्से से कीर्ति की तरफ देखने लगी। मुझे लगा वह नहीं चाहती कि अमन मेरे हाथ का खाना खाए और मेरी तारीफ करे। मैं तैयार होने के लिए कमरे में गई तो देखा कि मेरा ड्रेस अलमारी में प्रेस करके टंगा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब कीर्ति यह भी तय करेगी कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है। वह ड्रेस सुंदर था और मुझे पसंद भी था, फिर भी मैंने उसे नहीं पहना। जब नीचे आई तो अमन बोले, वह ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हें शादी के बाद गिफ्ट किया था? मैं चुप रही। अमन बोले, जाओ वही पहन कर आओ, तुम पर बहुत सूट करेगा, मैंने बहुत शौक से लिया था। मैं दोबारा कमरे में गई और अमन को मायूस न करने के लिए वही ड्रेस पहनकर आ गई। अमन ने भरपूर तारीफ की तो मैं शर्म महसूस होने लगी। शायद मैं कीर्ति के बारे में गलत सोच रही थी, क्योंकि वह ड्रेस भी उसी ने मेरे लिए निकालकर प्रेस की थी और अपने तरीके से वह अपने भाई और इस घर को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने ही अपने भाई को बोला था कि वह मुझे बाहर लेकर जाए। उस दिन मैं और अमन बाहर गए और हमने खूब एंजॉय किया। अमन ने मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई, लेकिन शॉपिंग के बीच अमन कीर्ति को नहीं भूले। जो जो अमन ने मुझे लेकर दिया वही वही कुछ अपनी बहन के लिए भी लिया। शॉपिंग करते करते काफ़ी समय हो चुका था। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने कीर्ति के बारे में अमन से बात की कि कीर्ति कब तक अपने घर वापस चली जाएगी। मैंने देखा कि अमन के माथे पर गुस्से की लहर दिखाई दे रही थी। वह बोले, क्यों, तुम्हें कीर्ति के हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज है? तो मैंने कहा, नहीं, कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन वह शादीशुदा है, उसे अपने घर रहना चाहिए। जब से हमारी शादी हुई है वह हमारे घर पर ही रह रही है। तो अमन बोले, सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही कीर्ति का भी है। मैं कुछ कहती उससे पहले ही अमन ने मेरी बात काटते हुए गुस्से में कहा, आज तुमने यह बात कर दी, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन के मामले में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वैसे भी मेरी बहन मुझ पर कोई बोझ नहीं है, वह जितनी देर चाहे यहाँ रह सकती है, जब उसका दिल करेगा वह अपने घर चली जाएगी। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अमन अपनी बहन के बारे में
कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। घर लौटते लौटते काफ़ी रात हो चुकी थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी हमें बहुत सर्दी लग रही थी। हम थर थर काँप रहे थे। यह तो कीर्ति की कृपा थी कि उसने मेरे ऊपर गर्म शॉल उड़ा दी थी, वरना पता नहीं सर्दी से मेरा क्या हाल होता। अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे कि कीर्ति ने जल्दी से हीटर जला दिया और हम दोनों के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहराई में चली गई। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अमन मेरे बगल में नहीं थे। मुझे लगा शायद वह वॉशरूम गए होंगे, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब अमन नहीं आए तो मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा कि शायद वह कीर्ति के कमरे में होंगे। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि अमन मुझे बाहर से आते हुए दिखाई दिए। मैंने पूछा, अमन, आप कहाँ गए थे, वह भी आधी रात को? सब ठीक तो है ना? अमन बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा था तो मैं बाहर हॉल में घूमने चला गया। मैंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ते हुए बुदबुदा कर कहा, हॉल में गए थे या फिर कीर्ति के पास? मेरी बात अमन ने सुन ली। वह बोले, अगर मैं उससे मिलने चला भी जाऊं तो उसमें कौन सी बुराई है? तुम्हें आखिर कीर्ति से क्या समस्या है? वह बेचारी तुम्हें कुछ कहती भी नहीं है और ना ही तुमसे घर का कोई काम करवाती है। वह तुम्हारी नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है, फिर भी तुम उससे खुश नहीं हो। जिस दिन वह इस घर से चली जाएगी, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहा, अच्छा, ज़्यादा तरफदारी मत करो अपनी बहन की और सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। सुबह जब मैं उठी तो अमन स्टोर जा चुके थे। मुझे समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। कुछ देर के बाद कीर्ति नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आए। मैंने कहा, कीर्ति, आज के बाद मेरा नाश्ता मेरे कमरे में मत लाना। जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ले लिया करूँगी। मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ और ना ही तुमसे अपनी सेवा करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सेवा करने का इतना ही शौक है तो बस अपने भाई की ही कर लिया करो। आज के बाद मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति हाथों से इशारा करती रही, लेकिन मैं उसकी कोई भी बात समझने या सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि यह मेरा और मेरे पति का है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। कीर्ति के जाने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए उठी तो मुझे एकदम से चक्कर आ गया और मैं दोबारा बेड पर गिर गई। मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह मुझे क्या हो गया है। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैंने हिम्मत करके दोबारा उठने की कोशिश की, फ्रेश हुई और नाश्ता करने लगी। अभी मैंने सिर्फ 2 निवाले ही खाए थे कि मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैं भागती हुई वॉशरूम चली गई। मेरा बदन बिल्कुल बेजान हो चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने कीर्ति को आवाज़ दी। शायद वह कमरे के आसपास ही थी, इसीलिए उसने मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत सुन ली और दौड़कर अंदर आई। मेरी हालत देखकर वह भी घबरा गई और इशारों में पूछने लगी कि भाभी, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, तुम बस जल्दी से अपने भाई को फ़ोन कर दो, वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कीर्ति ने तुरंत अमन का नंबर डायल किया और मोबाइल मेरे कान से लगा दिया। मैंने कहा, अमन, जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अगले 10 मिनट में ही अमन घर पहुंच गए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। कीर्ति भी हमारे साथ थी। उस समय कीर्ति ने मुझे बहुत संभाला। काफ़ी देर बाद जब हमारी बारी आई तो मैं और कीर्ति डॉक्टर के कमरे में गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? यह टेस्ट करवाने का क्या मकसद है? डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं और ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको अभी करवाने होंगे। डॉक्टर की यह बात सुनते ही कीर्ति एकदम से उठी और उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह इतनी खुश थी कि उसे इस तरह देखकर मैं खुद हैरान रह गई। कीर्ति ने बाहर जाकर यह खुशखबरी अपने भाई को इशारों से समझाया। अमन ने उसी समय मिठाई मंगवाई और पूरे स्टाफ में बांट दी। कीर्ति ने अमन को समझाया कि भाई, आप भाभी के टेस्ट करवा लीजिए, मैं घर जा रही हूँ।
मैंने अमन से कहा, देखो, जिस समय मुझे कीर्ति की जरूरत थी उसी समय वह मुझे छोड़कर चले गए। अमन चुप रहे और टेस्ट करवाने के बाद हम घर लौट आए। घर पहुंचते ही जैसे ही दरवाजा खुला, हम दोनों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसने लगी। कीर्ति ने मेरे गले में फूलों के गजरे डाल दिए और मुझे कमरे में ले गई। मेरे पैरों के नीचे गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थी। मुझे कमरे में छोड़कर वह किचन में चली गई और मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई। क्योंकि मैं उसके इशारे ठीक से नहीं समझ पाती थी, इसीलिए वह जो भी बात कहती लिखकर समझा देती थी। उसने लिखा, भाभी, अब से मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, आप सिर्फ आराम कीजिए। जिस चीज़ का भी दिल करे मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद कीर्ति ने मेरे खाने पीने और मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखा। मुझे किसी भी चीज़ के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह खुद को भूलकर हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगती थी कि वह मेरा इतना ख्याल रखती है और मैं ही उसके इस घर से चले जाने के लिए मन ही मन दुआ करती थी। वह मुझे कांटे की तरह चुभती भी थी और मुझे लगता था जैसे वह मेरे घर पर राज कर रही हो, मगर मेरे दिल से उसके लिए कड़वाहट निकलती ही नहीं थी। फिर भी मैं चाहती थी कि वह अपने घर चली जाए और यह भी जानना चाहती थी कि वह यहाँ डेरा लगा डालकर क्यों बैठी है, अपने घर क्यों नहीं जाती। इन सब सवालों के जवाब मुझे सिर्फ अमन से ही मिल सकते थे। मैंने फिर से अमन से बात करने का मन बनाया क्योंकि मैं और ज़्यादा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों जब भी कीर्ति मेरे आसपास होती मुझे घुटन सी महसूस होती थी। रात को अमन थके हारे स्टोर से आए। कीर्ति ने तुरंत उनके लिए गरम गरम खाना परोस दिया। अमन ने मुझसे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने ना चाहते हुए भी झूठ बोल दिया कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। कुछ देर बाद जब कीर्ति अमन के लिए चाय लेकर आई तो अमन ने उससे कहा, कीर्ति, तुम अपनी भाभी को समय पर खाना दिया करो। तुम जानती हो वह पहले से ही कितनी कमज़ोर हो गई है। अगर उसकी डाइट सही नहीं रही तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। कीर्ति ने हाँ में सिर हिलाया, बर्तन समेटे और चली गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं अमन के दिल में कीर्ति के खिलाफ जहर घोलने में कामयाब हो गई हूँ। जबकि सच यह था कि कीर्ति मुझे दिन में 3 टाइम खाना, जूस, फल सब कुछ समय पर देती थी और कभी भी लापरवाही नहीं करती थी। इसके बावजूद न जाने क्यों मुझे कीर्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब बर्तन समेटने के बाद कीर्ति कमरे में चली गई तो मैंने बातों बातों में अमन से पूछा, अमन, आखिर कीर्ति का क्या मामला है? वह शादीशुदा है भी या नहीं? अगर है तो उसका पति कहाँ है और वह बेचारी यहाँ क्यों पड़ी हुई है? अमन बोले, वह बेचारी नहीं, मेरी बहन है। अगर तुम इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें क्या समस्या है कीर्ति से? वह तुम्हारी इतनी देखभाल करती है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? यही ना कि वह इस घर से चली जाए? तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन जब तक चाहेगी यहीं रहेगी। कोई भी उसे घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि यह घर जितना मेरा है उतना ही उसका भी है। मैंने कुछ कहने के लिए अभी मेरा मुंह खोला ही था कि अमन बोले, बस करो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा होगा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। इतना कहकर अमन घर से बाहर चले गए और मैं कीर्ति को इस घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगी। मेरा दिमाग मुझे बार बार उकसा रहा था कि मैं उसे घर से निकाल दूं, लेकिन मेरा दिल यह सब करने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं लेटी हुई थी, अमन का इंतजार करने लगी। इस इंतजार में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह मेरी आंख खुली तो अमन कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं इधर उधर देखने के बाद बेड से उतरी और बाहर हॉल में आ गई। मैंने अमन को घर के हर कोने में देखा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न कीर्ति के कमरे में देखूं, हो सकता है अमन वहीं हो। अभी मैं कीर्ति के कमरे से कुछ ही दूरी पर थी। मुझे कमरे से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा हो। मैं सोच में पड़ गई कि इस समय यहाँ कौन हो सकता है। लगता है
कीर्ति के साथ कमरे में कोई तो है जिसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अगर मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा था तो सामने जो मंजर था उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। मैं इस घर की सदस्य होते भी गैर समझी गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। कीर्ति और अमन बाहर से दरवाज़ा पीटते रहे और कहते रहे, दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हें सब कुछ सच बताएंगे। मैंने चीख कर कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल गया। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अमन बोले, प्लीज़ निशा, दरवाज़ा खोलो। देखो, तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत या टेंशन में पड़ो। दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हें सब सच सच बता देंगे। मैंने दरवाज़ा खोला तो कीर्ति और अमन कमरे में आ गए। कीर्ति ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। मेरे दिल को जैसे कुछ चुभ गया। मैं बोली, नीचे मत बैठो, इधर मेरे पास आओ और मुझे यह बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे झूठ बोला। आखिर मैं भी तो इस घर की ही हूँ, फिर क्यों हर बात मुझसे छिपाई गई। कीर्ति बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें अमन भाई का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने ही भाई को मना किया था। मैं नहीं चाहती कि ननंद भाभी के रिश्ते में किसी भी तरह का झगड़ा हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ ननंद भाभी की बिल्कुल नहीं बनती। आपकी शादी से कुछ साल पहले भाई ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जो लोग भाई को पसंद आए, फिलहाल वह बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी अच्छाई शादी से पहले तक ही थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि मेरी सास ने मुझसे कहा, अगर इस बार तुम माँ नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरे पति के रहते हुए तो वह ऐसा न कर सकी, लेकिन जैसे ही मेरे पति दुबई चले गए, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि वह बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स भी दिलवा देंगे। मैं चुपचाप यहाँ भाई के पास आ गई, लेकिन मेरे पति ने कहा कि जब तक वह वापस आएंगे तब तक मुझे अलग घर में रखेंगे। आपकी शादी से पहले मैंने भाई से वादा लिया था कि आप लोगों को यही बताएंगे कि वे बोल नहीं सकती। ऐसा ही हुआ। भाई ने मेरा भरपूर साथ दिया। जब मैं और भाई अकेले होते थे तो मैं उनसे अपने दिल की बातें कर लेती थी, लेकिन आपके सामने जुबान नहीं खोलती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ननंद भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी शब्द से आपको बुरा लगे, इसीलिए यही ठीक था कि मैं आपके सामने बोल नहीं पाती हूँ, ऐसा दिखाऊं। रही बात मेरे यहाँ से जाने की, तो मेरा पति मुझे बहुत जल्द यहाँ से ले जाएगा। मैं शर्मिंदगी के मारे अपनी नज़रें झुका गई, क्योंकि कीर्ति को एक एक सब बिल्कुल सच था। मैं शुरू से यही चाहती थी कि कीर्ति अपने घर चली जाए। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं बोली, कीर्ति तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यही चाहती थी कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। ननंद भाभी का रिश्ता इतना बुरा भी नहीं होता जितना कि हम लोगों ने बना दिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत और बलिदान का यह सिला दिया। कीर्ति बोली, भाभी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। बस आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा पति रोहन जल्दी से आए और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए, क्योंकि अब मैं ज़्यादा आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बोली, तुम हम लोगों पर बोझ नहीं हो, बल्कि यह तुम्हारे भाई का घर है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मुझे कभी भी अपनी भाभी मत समझना, क्योंकि तुमने जितना ख्याल मेरा रखा है वह एक बहन के अलावा कोई नहीं रख सकता। आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और यह लिखने इशारों से बात करने वाला ड्रामा भी बंद करो, क्योंकि अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। कीर्ति हंसते हुए बोली, अब तो झूठ बोलने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपने मेरा और भाई का झूठ रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन दोपहर का समय था। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। कीर्ति दोपहर के खाने के लिए किचन में व्यस्त थे, तो मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने पूछा, जी आप कौन?
आपको किससे मिलना है? वह बोला, मुझे कीर्ति से मिलना है। मैं कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों मिलना है कीर्ति से? जो भी काम है मुझे बताइए। वह बोला, जो भी काम है मैं अपनी पत्नी को ही बताऊंगा। आपको क्यों बताऊं? मैं बोली, पत्नी कौन? इतने में कीर्ति किचन से बाहर आई और बोली, भाभी कौन है दरवाजे पर? मैंने कहा, पता नहीं, कोई साहब है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब इस शब्द मेरे मुंह में ही थे कि वह रोहन को देखकर हक्का बक्का रह गए। रोहन की तरफ मुंह करते हुए बोली, भाभी यह रोहन है। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करने लगी और जल्दी से बोली, रोहन अंदर आओ। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाई। तो रोहन बोला, भाभी आपकी शादी के टाइम मैं दुबई में था, इस वजह से मुलाकात नहीं हुई। कीर्ति से बोला, कीर्ति जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। तो कीर्ति बोली, कौन से घर में? वह घर जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, मैं वहाँ हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। तो रोहन बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। यह सुनकर कीर्ति बहुत खुश हुई, जल्दी से तैयार हुई और रोहन के साथ चली गई। कीर्ति और रोहन को जाते हुए देख रही थी, साथ ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कीर्ति को ऐसे ही खुश और आबाद रखे, क्योंकि सच्चे दिल वालों की खुशियां देर सवेर लौटकर जरूर आती है। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। कीर्ति अब तक माँ नहीं बन पाई थी। शादी के पहले साल भगवान ने मुझे 2 बेटों से मेरी झोली भर दी। तो अमन ने एक बेटा कीर्ति की गोद में डाल दिया और बोला, आज से यह तुम्हारा वारिस है और तुम उसकी माँ हो। कभी भी यह मत सोचना कि तुम बे औलाद हो। कीर्ति की आंखों से खुशी के आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, अपने सीने से लगा लिया। मैं जानती थी कि कीर्ति अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मेरे बेटे से प्यार करेगी, क्योंकि वह तो सिर्फ प्यार करना जानती थी। जब कीर्ति के ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कीर्ति से माफी मांग ली और कीर्ति को घर वापस ले आए। भगवान की कृपा से अब कीर्ति अपने घर में बहुत खुश है। अब तो मैं कीर्ति को शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक समय था जब मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी और आज उसकी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। यह सब कीर्ति की अच्छाइयों का ही नतीजा है। वह आज अपनी जिंदगी में खुश और तसल्ली से है। अपनी अच्छाइयों की वजह से उसने मुझे अपना भक्त बना लिया था। अब तो कीर्ति के लिए मेरे दिल से सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना निकलती है कि भगवान उसे हमेशा खुश रखे। कीर्ति की गोद के लिए बेटे के पूरे 5 साल बाद कीर्ति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका परिवार एकदम पूरा हो गया। आज वह अपनी बेटी से ज्यादा मेरे बेटे को चाहती है। बेटी भी उसकी 5 साल की हो गई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।